स्टूडेंट हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो पहला रिएक्शन है विद ऑक्सीजन। सबसे पहले तो आपको नाम इनके याद होना चाहिए। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं कौन सी? बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम एंड रेडियम। जो ऊपर वाली मेटल है ना, सबसे बेरिलियम, ये लीस्ट रिएक्टिव है क्योंकि इसका साइज़ बहुत छोटा है। और जो नीचे वाली है बेरियम, ये मोस्ट रिएक्टिव है। रेडियम रेडियो एक्टिव होती है, वो इस किस्म की रिएक्शन देती ही नहीं है। तो बेरियम हो जाएगी मोस्ट रिएक्टिव क्योंकि इसका साइज़ सबसे बड़ा है, और बेरिलियम हो जाएगी लीस्ट रिएक्टिव। ये तमाम मेटल जब ऑक्सीजन के साथ मिलेंगी तो ऑक्साइड बनाएंगी। एक चीज़ तो क्लियर है, तमाम मिलती हैं, कोई ऐसी मेटल नहीं जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन ना करे। ऑल मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्साइड्स। लेकिन कौन से ऑक्साइड बनेंगे, ये बहुत अहम चीज़ है। बेरिलियम से लेके स्ट्रोंशियम तक ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाएंगे, और ये जो बेरियम है ये पर ऑक्साइड बनाएगा। मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बता दिया था पर ऑक्साइड क्या होता है और नॉर्मल ऑक्साइड क्या होता है। ठीक है, हम बात शुरू करते हैं बेरिलियम से। क्योंकि ये लीस्ट रिएक्टिव है, इट रेजिस्ट टू ऑक्सीडेशन। ये ऑक्सीडेशन आसानी से नहीं करेगी। स्टेबल एट रूम टेम्परेचर, दोनों बातों का एक ही मतलब है, रेजिस्ट टू ऑक्सीडेशन या स्टेबल एट रूम टेम्परेचर। आम टेम्परेचर पे स्टेबल होती है, इसीलिए नॉट टार्निश बाय एटमॉस्फेरिक अटैक। ये हवा से इसे जंग नहीं लगता, जंग आलूद नहीं होती, ख़राब नहीं होती, बट लोज सिल्वरी अपीयरेंस, इसकी चमक दमक थोड़ी सी ख़त्म हो जाती है क्योंकि एयर में बहुत सी इम्प्योरिटीज़ होती हैं, उससे मेटल डल तो होती है लेकिन रिएक्शन कोई नहीं करती। यही बेरिलियम ऑक्सीजन के साथ रैपिडली रिएक्शन करती है 800 डिग्री पे, और बेरिलियम ऑक्साइड बना देती है। ये नॉर्मल ऑक्साइड है। ठीक है, तो ये कंडीशन भी याद रखनी है, किस टेम्परेचर पे रैपिडली रिएक्शन करती है, 800 डिग्री पे। मैग्नीशियम सेकंड मेटल। मैग्नीशियम एयर के साथ जैसे एक्सपोज करेंगे ये थोड़ा सा रिएक्शन करेगी। मैग्नीशियम जैसे एयर में आप एक्सपोज करते हैं, मैग्नीशियम के ऊपर एक लेयर बन जाती है MgO की, और ये लेयर अंदर वाली मैग्नीशियम को महफूज रखती है। तो असल में हुआ क्या, 2MgO2 के साथ मिलकर 2MgO नॉर्मल ऑक्साइड बना रहे हैं। लेकिन जब मैग्नीशियम को हवा में जलाएंगे तो ये रिएक्शन रैपिड हो जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड का बनना। और साथ साथ ऑक्साइड के अलावा नाइट्राइड भी बनता है क्योंकि एयर में 78% नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन तो 21% है। तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ भी मिलता है गर्म करने पे या जलने पे, और मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। इसका फार्मूला होता है Mg3N2। अब ये फार्मूला आपने कैसे बनाना होता है देखें। आपने सबसे पहले बनाया मैग्नीशियम और N। मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2+, नाइट्रोजन की होती है 3 नेगेटिव। इसका 2 इसके नीचे, इसका 3 इसके नीचे, इसे कहा जाता है मैग्नीशियम नाइट्राइड। ठीक है, तो ये दोनों कंपाउंड बनते हैं जब मैग्नीशियम को आप एयर में बर्न करते हैं। इसके बाद कैल्शियम स्ट्रोंशियम का जिक्र नहीं है, वो भी नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाते हैं, CaO बना देगा या SrO बना देगा। बेरियम का खासकर जिक्र है। बेरियम 500 से 600 डिग्री पे मुकम्मल तौर पे ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है, और ये बेरियम पर ऑक्साइड बनाता है BaO2। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन विद हाइड्रोजन। मोल्टन स्टेट में तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हाइड्रोजन के साथ मिलते हैं हाई प्रेशर पे और हाइड्राइड्स बनाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको प्रोडक्ट पता होना चाहिए बनना क्या है, हाइड्राइड्स। मैग्नीशियम का उन्होंने खासकर जिक्र किया है, मैग्नीशियम हाइड्रोजन के साथ मिलता है हाई प्रेशर पे, और Mgi2 कैटालिस्ट। कैटालिस्ट भी याद रखिएगा, इसकी मौजूदगी में रिएक्शन होता है और MgH2 बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्राइड। कैल्शियम हाइड्रोजन के साथ मिलता है, कंडीशन का कोई जिक्र नहीं है ना ही कैटालिस्ट का, और CaH2 बना देता है कैल्शियम हाइड्राइड। विद नाइट्रोजन, तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स नाइट्रोजन के साथ मिलते हैं और नाइट्राइड्स बनाते हैं। तो कुछ एग्जांपल यहाँ पे गिवन है, खासकर मैग्नीशियम की। मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है। ये इक्वेशन हमने यहाँ भी डिस्कस की थी, तो यहाँ पे दोबारा आ गई है। ये जो मैग्नीशियम नाइट्राइड होते हैं ये आसानी से हाइड्रोलाइसिस का रिएक्शन देते हैं। अगर आप इन्हें वाटर में डालें तो रैपिड रिएक्शन होता है। ये वाटर यहाँ से टूटेगा, आप जानते हैं Mg के साथ वाटर का OH अटैच होगा क्योंकि 3 Mg है। Mg के साथ वाटर के 2 OH अटैच होते हैं, तो मैंने 3 भी यहाँ पे लिख दिया। तो आप देखें OH कितने यूज हुए, 3 to 6, तो आपको यहाँ पे 6 वाटर लेने पड़ेंगे। बाकी ये N2 बचे और 6H बचे, ये आपस में मिलके NH3 बना देंगे 2। इक्वेशन अब हर लिहाज से बैलेंस हो चुकी है। तो इसमें मैग्नीशियम दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। मैग्नीशियम नाइट्रोजन के साथ मिलकर मैग्नीशियम नाइट्राइड बनाता है, और ये नाइट्राइड हाइड्रोलाइसिस के बाद हाइड्रोक्साइड और अमोनिया गैस बनाते हैं। विद सल्फर, तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल सल्फर के साथ मिलकर सल्फाइड बनाती हैं। तो मैग्नीशियम की और कैल्शियम की इक्वेशन गिवन है, तो मैग्नीशियम सल्फर के साथ मिलकर मैग्नीशियम सल्फाइड बनाएगा, कैल्शियम सल्फर के साथ मिलकर कैल्शियम सल्फाइड बनाएगा, और इसी लिहाज से तमाम मेटल सल्फर के साथ मिलकर सल्फाइड बनाएंगे।
तो मैंने आपको जो रिएक्शन बताया उसमें विद ऑक्सीजन क्या बनेगा, ऑक्साइड, तमाम मेटल रिएक्शन देती हैं। विद हाइड्रोजन क्या बनेगा, हाइड्राइड, तमाम मेटल रिएक्शन देती हैं। विद नाइट्रोजन क्या बनेगा, नाइट्राइड्स, तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल रिएक्शन देती हैं। और विद सल्फर क्या बनेगा, सल्फाइड, तमाम मेटल ये रिएक्शन देती हैं सेकंड ग्रुप की। देखें अब हेलोजन के साथ रिएक्शन देखते हैं। तो तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हेलोजन के साथ मिलती हैं और हेलाइड बनाती हैं। फॉर एग्जांपल Ca प्लस Cl2 CaCl2, Mg प्लस Br2 MgBr2। इस तरह तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स किसी भी हेलोजन के साथ मिलकर हेलाइड बना लेंगी। इसके बाद रिएक्शन है वाटर के साथ। ये बहुत अहम रिएक्शन है और इस लिहाज से हम देख लेते हैं कि मैंने आपको पहले बता दिया था बेरिलियम लीस्ट रिएक्टिव है और लास्ट वाली जो है मोस्ट रिएक्टिव है। तो बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करती। नो रिएक्शन इवन एट रेड हॉट टेम्परेचर। इतना गर्म करें कि वो केमिकल रेड हॉट हो जाए, फिर भी बेरिलियम वाटर के साथ रिएक्शन नहीं करेगा। तो बहुत अहम चीज़ है। आपने देखा अभी तक हमने जितने भी रिएक्शन पढ़े, हमने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखा, हमने नाइट्रोजन के साथ, हाइड्रोजन के साथ, हेलोजन के साथ, सल्फर के साथ, तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स वो रिएक्शन दे रही थी। लेकिन वाहिद वाटर के साथ रिएक्शन में बेरिलियम वो अल्कलाइन अर्थ मेटल है जो रिएक्शन नहीं दे रही। ठीक है, रिमेनिंग ऑल रिएक्ट। बाकी तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल वाटर के साथ रिएक्शन दे देती हैं, लेकिन किस कंडीशन पे? कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होगा, बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन स्लो होगा 100 डिग्री पे, और स्टीम के साथ रिएक्शन बहुत रैपिड हो जाएगा। ठीक है, तो जब भी आपने अल्कलाइन अर्थ मेटल का वाटर के साथ रिएक्शन लिखना है किसी का भी, तो आपने 100 डिग्री टेम्परेचर मेंशन करना है कि बॉइलिंग वाटर के साथ रिएक्शन होता है, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्शन नहीं होता। होगा क्या? जैसे हमने मैग्नीशियम की एग्जांपल दे दी है, फिर इसे जनरलाइज एग्जांपल में कन्वर्ट कर देंगे। तो मैग्नीशियम वाटर के साथ पहले स्टेप में ऐसे मिलता है कि इसे ऑक्सीजन छीन लेता है, तो MgO बन जाएगा और ये हाइड्रोजन H2 बन जाएगा। तो मैग्नीशियम ने असल में वाटर की क्या कर दी, वाटर से ऑक्सीजन छीन लिया, वाटर की रिडक्शन होगी ना, ऑक्सीजन के बगैर रह गया। तो जो किसी दूसरे की रिडक्शन करते हैं वो रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिड्यूसिंग एजेंट है। अगले स्टेप में जो MgO बना ये मजीद वाटर के साथ मिलेगा। देखें यहाँ पे O, यहाँ पे O, 2O गए 2H है, ये MgOH ट्वाइस बना देगा। अगर आप दोनों इक्वेशन को ऐड करें तो सेम जो एंटिटीज हैं वो कैंसिल कर दें, बाकी क्या बचा है Mg ये वाला प्लस वाटर। देखें 1 and 1 2, ये वाटर कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि दोनों रिएक्टेंट हैं। कैंसिल वो होता है जो एक रिएक्टेंट हो एक प्रोडक्ट हो। यहाँ पे बनेगा MgOH ट्वाइस प्लस H2। तो तमाम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स बेरिलियम के अलावा वाटर के साथ मिलके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और हाइड्रोजन गैस बनाती हैं। आप इसे जनरल ऐसे कर सकते हैं M, कोई भी अल्कलाइन अर्थ मेटल आ जाए, M क्या होगा, इन तमाम में से कोई होगा बेरिलियम के अलावा। ये 2 वाटर के साथ मिलेगा और MOH ट्वाइस हाइड्रोक्साइड बनाएगा और हाइड्रोजन बनाएगा। ये जो ऑक्साइड है ना, ये इंटरमीडिएट है, ये मेंशन नहीं करना ऑक्साइड नहीं बनेंगे क्योंकि वो तो कैंसिल आउट हो गए हैं। तो कभी ऑप्शन में आ जाए मेटल्स अल्कलाइन अर्थ मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस, उसमें ऑप्शन हाइड्रोक्साइड भी हो ऑक्साइड भी हो, तो हाइड्रोक्साइड ही बनना है, ऑक्साइड नहीं बनना है क्योंकि वो इंटरमीडिएट था, ये याद रखिएगा। स्टूडेंट हम शुरू करते हैं कंपाउंड्स ऑफ अल्कली मेटल्स। तो अल्कली मेटल्स में आप जानते हैं ग्रुप 1A में लिथियम होता है, सोडियम, पोटाशियम, रुबीडियम, सीजियम और फ्रेंशियम। फ्रेंशियम के कंपाउंड नहीं बना करते क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो बाकी तमाम के कंपाउंड हम 1 by 1 डिस्कस करेंगे। हम सबसे पहले देखेंगे ऑक्साइड, फिर हाइड्रोक्साइड, फिर कार्बोनेट, फिर नाइट्रेट और फिर एट द एंड सल्फेट देखेंगे अल्कली मेटल्स के। इसी लिहाज से फिर बाद में हम अल्कलाइन अर्थ मेटल के इन कंपाउंड को डिस्कस करेंगे। तो पहली बात हम ऑक्साइड से शुरू करते हैं। ऑक्साइड में तमाम सोलूबल होते हैं। पहली बात जो आपने याद रखनी है, ऑल सोलूबल। फॉर एग्जांपल आप जब ऑक्साइड बनाते हैं अल्कली मेटल्स के, तो ये हमारे पास है लिथियम, ये बनाएगा Li2O, ये नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है ना। सोडियम Na2O2 पर ऑक्साइड बनाता है, नॉर्मल भी बना सकता है लेकिन आम कंडीशन पे पर बनाता है। इसके अलावा पोटाशियम KO2 बनाएगा सुपर ऑक्साइड। इसके बाद रुबीडियम भी RbO2 बनाएगा सुपर ऑक्साइड, और सीजियम भी CsO2 बनाएगा सुपर ऑक्साइड। तो इस लिहाज से हम इन ऑक्साइड के बारे में डिस्कस करें। ये तमाम सोलूबल हैं, पानी में आसानी से हल हो जाते हैं। बेसिक करेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इनका बेसिक करेक्टर डाउन द ग्रुप बढ़ता है। आप कह सकते हैं कि ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस है और ये जो ऊपर वाला है ये वीक बेस होगा, तो बेसिक करेक्टर इनका डाउन द ग्रुप बढ़ेगा। देखें ये बेसिक क्यों होते हैं,
जैसे आप इन ऑक्साइड को पानी में हल करते हैं ये हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जैसे Li2O वाटर के साथ LiOH बनाता है, Na2O2 वाटर के साथ NaOH और ऑक्सीजन गैस बनाता है। इसीलिए ये बेसिक होते हैं क्योंकि पानी में हल होने पे ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाया करते हैं। इनका पानी के साथ जो रिएक्शन है ये एसिड बेस रिएक्शन है ना। जैसे ही पानी में हल होते हैं इनके जो आयन्स हैं अलहदा हो जाते हैं। लिथियम अलहदा हो गया, उसका ऑक्सीजन ऑक्साइड आयन की शक्ल में अलहदा हो गया। ये जो ऑक्साइड आयन होते हैं असल में इन्होंने पानी के साथ रिएक्शन करना होता है और इन्होंने पानी के साथ मिलकर हाइड्रोक्साइड आयन बनाने होते हैं। आप जब दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं तो फिर ये वाले कैंसिल आउट हो जाते हैं इससे, और फिर आप जब देखें ये फाइनल वही इक्वेशन बन जाती है जो हमने लिखी। तो ये एसिड बेस रिएक्शन है। क्यों एसिड बेस रिएक्शन है? इसमें किसी केमिकल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज नहीं हो रही। यहाँ पे लिथियम +1 में, यहाँ भी +1 में, ऑक्सीजन -2 में, यहाँ भी ऑक्सीजन -2 में। तो जब भी किसी केमिकल की ऑक्सीडेशन स्टेट चेंज ना हो रही हो तो वो रिडॉक्स रिएक्शन नहीं हुआ करते, लिहाजा ये न्यूट्रलाइजेशन के रिएक्शन है। एक खास इस ऑक्साइड का जिक्र है पोटाशियम सुपर ऑक्साइड का, KO2 का। ये पोटाशियम सुपर ऑक्साइड में खास खूबी है, जब आप इसे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलाते हैं तो इसके साथ रिएक्शन कर जाता है, इससे K2CO3 बनता है और ऑक्सीजन गैस बनती है। तो इस लिहाज से अहम है कि कार्बन डाइऑक्साइड कंज्यूम हो रही है और इसके नतीजे में ये ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस हो रही है। माउंटेनियर्स या एस्ट्रोनॉट्स अपने साथ KO2 लेके जाते हैं ताकि KO2 कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिले और ऑक्सीजन गैस बनाए जो कि माउंटेनियर्स इस्तेमाल कर सकें सांस लेने के लिए। आइए स्टूडेंट अब हाइड्रोक्साइड डिस्कस करते हैं अल्कली मेटल्स के। तो देखें LiOH लिथियम हाइड्रोक्साइड होगा, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, रुबीडियम हाइड्रोक्साइड, सीजियम हाइड्रोक्साइड। ये तमाम सोलबल होते हैं, ऑल सोलबल एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। तो एक एक्सेप्शन है, लिथियम हाइड्रोक्साइड थोड़ा सा हल होता है, बाकी तमाम मुकम्मल तौर पर हल हो जाते हैं। तो ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये हाइग्रोस्कोपिक होते हैं। हाइग्रोस्कोपिक मीन्स हवा में मौजूद मॉइस्चर को जज़ब करेंगे और गीले हो जाएंगे या नम हो जाएंगे। ये सारे स्ट्रॉन्ग बेस हैं एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। स्टेबल टूवर्ड हीट, ये तमाम गर्म करने पे नहीं टूटते एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। लिथियम हाइड्रोक्साइड टूट जाता है। तो आप देखेंगे इनमें तमाम प्रॉपर्टीज़ में लिथियम हाइड्रोक्साइड की ही एक्सेप्शन होगी। ये तमाम सोलबल हैं एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, तमाम स्ट्रॉन्ग बेस है एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड, तमाम स्टेबल है टूवर्ड हीट एक्सेप्ट लिथियम हाइड्रोक्साइड। और ये लिथियम हाइड्रोक्साइड किस अंदाज में टूटता है? आप ये LiOH जब भी लेते हैं, इसे गर्म करते हैं तो Li2O लिथियम का ऑक्साइड बन जाता है और वाटर इसमें से अलहदा हो जाता है। बाकी तमाम अल्कली मेटल हाइड्रोक्साइड इस किस्म के रिएक्शन नहीं देते। ठीक हो गया। इसके बाद है जी कार्बोनेट। कार्बोनेट आप जानते हैं कौन से बनेंगे? Li2CO3 लिथियम कार्बोनेट, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, K2CO3 पोटाशियम कार्बोनेट, Rb2CO3 रुबीडियम कार्बोनेट एंड CS2CO3। इस लिहाज से जितने भी कार्बोनेट है ना ये तमाम सोलबल हैं, ऑल सोलबल एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। वही बात है जो हाइड्रोक्साइड में थी, तमाम सोलबल थे लिथियम हाइड्रोक्साइड के अलावा। कार्बोनेट भी तमाम सोलबल है लिथियम कार्बोनेट के अलावा। ठीक हो गया। लिथियम हाइड्रोक्साइड हमने यहाँ हाइड्रोक्साइड में भी देखा था कि तमाम स्टेबल थे टूवर्ड हीट लिथियम हाइड्रोक्साइड के अलावा। कार्बोनेट की भी वही स्टोरी है, तमाम स्टेबल है टूवर्ड हीट लिथियम कार्बोनेट के अलावा। तो देखें स्टेबल टूवर्ड हीट एक्सेप्ट लिथियम कार्बोनेट। तो लिथियम कार्बोनेट किस अंदाज में टूटता है? Li2CO3 से Li2O बन जाता है और CO2 बन जाता है। देखिए लिथियम हाइड्रोक्साइड भी इस अंदाज में टूटा था और लिथियम कार्बोनेट भी इस अंदाज में टूटा है। तो लिथियम के कोई भी कंपाउंड होते हैं ना, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट, ये लिथियम ऑक्साइड बना देते हैं। सवाल ये है कि भाई लिथियम कार्बोनेट क्यों टूट जाता है? इसकी वजह इनके आयन्स के साइज़ में फ़र्क होता है। लिथियम सबसे ऊपर है ना तो इसका साइज़ छोटा होगा, तो लिथियम छोटे साइज़ का केटाइन है, और जो कार्बोनेट है ये एक बड़े साइज़ का एनाइन होता है। तो जब साइज़ में एक बड़ा फ़र्क आ जाए तो बॉन्डिंग मजबूत नहीं बनती। इसका मतलब है इनके साइज़ में डिफरेंस है, ये मजबूत बॉन्डिंग नहीं बनाएंगे। बिल्कुल ऐसे जैसे एज फेलो होते हैं वो एक अच्छे दोस्त बन सकते हैं, लेकिन एक बच्चा और एक बूढ़ा अच्छे दोस्त नहीं बनेंगे क्योंकि उनकी एज में फ़र्क है। यही साइज़ के हिसाब से होता है। इसका साइज़ इसके साइज़ में फ़र्क होने की वजह से इनमें बॉन्डिंग मजबूत नहीं है, इसीलिए टूट जाते हैं। लेकिन जब लिथियम ऑक्साइड बनता है तो फिर ये मजबूत क्यों हो जाता है? इसकी वजह जो लिथियम है और जो ऑक्साइड आयन है इनका साइज़ बराबर हो गया। ठीक है। तो साइज़ बराबर होने की वजह से लिथियम कार्बोनेट से जब लिथियम ऑक्साइड बना तो अट्रैक्शन आई। ठीक है। यहाँ पे अट्रैक्शन कम थी, यहाँ पे अट्रैक्शन ज़्यादा आ गई, इसलिए ये बनाना पसंद करते हैं। लेकिन जो बाकी है सोडियम कार्बोनेट या पोटाशियम कार्बोनेट वो फिर क्यों नहीं टूटते? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ जाता है। सोडियम या पोटाशियम का साइज़ लिथियम से बड़ा है। तो जब आप पोटाशियम की बात करेंगे तो पोटाशियम आयन का साइज और कार्बोनेट आयन का साइज बराबर है। तो साइज बराबर होने की वजह से इनमें अट्रैक्शन सिग्निफिकेंट है।
और अगर इसे K2O बनता, जैसे Li2O बना था और CO2 अलहदा हो जाती, तो अब पोटाशियम तो बड़े साइज़ का है ना, पोटाशियम बड़े साइज़ का, लेकिन ये जो ऑक्साइड है ये तो छोटे साइज़ का है। तो अब K2O बनता तो अट्रैक्शन ना हो पाती या कम हो जाती, इसीलिए K2CO3 टूट के ये नहीं बनाता। जैसे Li2CO3 ये टूट के बना रहा था क्योंकि साइज़ बराबर हो रहे थे प्रोडक्ट के, K2CO3 में इसके ऑपोजिट हो जाएगा, इनमें रिएक्टेंट के साइज़ बराबर है और प्रोडक्ट के साइज़ में डिफरेंस आ जाएगा, लिहाजा ये नहीं टूटता और ये टूट जाता है। ठीक है, इस लिहाज से आपने याद रखना है तमाम स्टेबल है लेकिन Li2CO3 डिकम्पोज हो जाता है, तमाम सोलूबल है लेकिन Li2CO3 सोलूबल नहीं है। देखें Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट का स्पेशल जिक्र किया गया है कि बहुत अहम इंडस्ट्रियल केमिकल है। Na2CO3 को जब आप क्रिस्टलाइन फॉर्म में बनाते हैं, अगर आपका टेम्परेचर 35.2 डिग्री से कम हो तो ये डेकाहाइड्रेट फॉर्म में बनता है। Na2CO3 10 वाटर, इसे वॉशिंग सोडा कहा जाता है। लेकिन अगर आप 35.2 डिग्री से अबव टेम्परेचर पे इसे बनाएंगे तो इसमें Na2CO3 1 वाटर आता है, इसे नेट्रॉन कहा जाता है जब इसमें 1 वाटर आ जाए। वैसे भी अगर आप वॉशिंग सोडे को हवा में रख दें तो आहिस्ता इसे वाटर इससे एवेपोरेट हो जाएगा और ये डेकाहाइड्रेट से इसी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। Na2CO3 अल्केलाइन है क्योंकि जब आप इसे पानी में हल करते हैं तो ये स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है NaOH और वीक एसिड बनाता है H2CO3, इसी लिहाज से ये अल्केलाइन है नेचर में क्योंकि स्ट्रॉन्ग अल्कली बनाता है। तो स्टूडेंट अब देखें नाइट्रेट्स और सल्फेट। नाइट्रेट तमाम के तमाम अल्कली मेटल के नाइट्रेट वाटर सोलूबल हैं, लेकिन ये जो लिथियम का नाइट्रेट है और बाकी नाइट्रेट है इनकी डिकम्पोजिशन में फ़र्क है। लिथियम नाइट्रेट हीट करने पे Li2O लिथियम का ऑक्साइड बनाता है, NO2 बनाता है और ऑक्सीजन गैस बनाता है, लेकिन बाकी तमाम नाइट्रेट जैसे NaNO3 है, KNO3 है या रिमेनिंग जितने भी हैं वो टूट के NaNO2 बनाते हैं और ऑक्सीजन बनाते हैं। तो ये डिफरेंस है, ये ऑक्साइड बनाएगा क्योंकि इसके ना लिथियम के ऑक्साइड स्टेबल हुआ करते हैं, बाकी तमाम ऑक्साइड नहीं बनाएंगे, वो बनाएंगे नाइट्राइट NaNO2 या KNO2 या RbNO2 और साथ में ऑक्सीजन दोनों बनाते हैं। ठीक है, डिकम्पोजिशन में डिफरेंस आ गया। सल्फेट, जो सल्फेट है ना अल्कली मेटल के तमाम वाटर सोलूबल हैं, Li2SO4, Na2SO4, K2SO4, Rb2SO4, CS2SO4 और तमाम स्टेबल हैं, ये डिकम्पोज भी नहीं होते। ठीक है, तो मैंने आपको जो चीज़ सिखाई है इसमें आपने सबसे पहले तो सोलबिलिटी का ट्रेंड, ऑक्साइड तमाम सोलूबल हैं, हाइड्रोक्साइड तमाम सोलूबल हैं लिथियम हाइड्रोक्साइड के अलावा, कार्बोनेट तमाम सोलूबल हैं लिथियम कार्बोनेट के अलावा, नाइट्रेट और सल्फेट तमाम के तमाम सोलूबल हैं। ठीक है, इसमें लिथियम के भी सोलूबल होते हैं। आइए स्टूडेंट शुरू करते हैं कंपाउंड्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल्स होते हैं बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, और इनके कंपाउंड हम डिस्कस करेंगे ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फेट और नाइट्रेट। लेकिन मैंने इनके कंपाउंड को पहले 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर लिए, ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट एंड सल्फेट और नाइट्रेट। ये मैंने इस अंदाज में इन्हें ग्रुपिंग की है ताकि आपको इनकी सोलबिलिटी का ट्रेंड याद हो जाए, जो कि नहायत ही मुश्किल है और मिक्स हो जाता है। ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ये बेस हैं, ऑक्साइड भी बेस होते हैं, हाइड्रोक्साइड भी बेस होते हैं, इस लिहाज से याद रखिएगा। कार्बोनेट और सल्फेट ही सॉल्ट होते हैं और नाइट्रेट भी सॉल्ट ही होते हैं। तो जब ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड की बात करेंगे, जो बेस हैं, सोलबिलिटी एंड बेसिक कैरेक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो इनकी सोलबिलिटी या बेसिक कैरेक्टर एक ही चीज़ होती है, सोलबिलिटी या बेसिक कैरेक्टर, क्योंकि जो ज़्यादा सोलबल होता है उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस बनता है। इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये डाउन द ग्रुप बड़ा करेगी, ऊपर वाले कम सोलबल हुआ करेंगे, नीचे वाले ज़्यादा सोलबल हुआ करेंगे, ऊपर वाले कम बेस हुआ करेंगे, नीचे वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हुआ करेंगे। ठीक है, ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के केस में याद रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं ऑक्साइड बना लेता हूँ, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम, इन तमाम की मैंने ऑक्साइड बना ली है। तो मैंने लिखा सोलबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इसका मतलब है ऊपर वाले कम हल होंगे, यही वजह कि बेरिलियम और मैग्नीशियम के ऑक्साइड इनसोलबल होते हैं और कैल्शियम, स्ट्रांशियम, बेरियम के ऑक्साइड सोलबल हो जाते हैं। ठीक है, अब आपने इन्हें याद करना है अच्छे तरीके से, पहले 2 इनसोलबल, अगले 3 सोलबल। अब आ जाए जरा हाइड्रोक्साइड पे, मैंने कहा सोलबिलिटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप, तो ऊपर वाले कम हल होंगे, नीचे वाले ज़्यादा हल होंगे, लेकिन इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसमें पहले 2 इनसोलबल थे, इसमें पहला इनसोलबल है, दूसरा स्लाइटली सोलबल है या पार्शली सोलबल है, और लास्ट वाले 3 सोलबल हैं। इसमें भी लास्ट वाले 3 सोलबल, इसमें भी लास्ट वाले 3 सोलबल, ऐसे याद रखिएगा, लास्ट वाले तीनों दोनों में सोलबल हैं। इसमें दोनों इनसोलबल थे पहले, इसमें पहला इनसोलबल, दूसरा स्लाइटली सोलबल या पार्शली सोलबल। ठीक है, ऐसे इसे याद कर लीजिएगा। तो एक चीज़ तो क्लियर है कि सोलबिलिटी
इंक्रीज डाउन द ग्रुप या बेसिक रिएक्टर इंक्रीज डाउन द ग्रुप, ये तो दोनों में सेम है ना, तो ऐसे आपको याद रहेगा। अब आ जाए कार्बोनेट या सल्फेट में। कार्बोनेट सल्फेट को मैंने अलहदा पेयर बनाया क्योंकि इनके सोलिबिलिटी का ट्रेंड बिल्कुल एक जैसा है और इन वालों से ऑपोजिट है। सोलिबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, तो इनकी सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है। इनकी क्या थी सोलिबिलिटी, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, इंक्रीज था, सोलिबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, इनकी सोलिबिलिटी डाउन द ग्रुप कम होती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने कार्बोनेट बना लिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांशियम और बेरियम। पहले हम कार्बोनेट का जिक्र कर लेते हैं। जो कार्बोनेट है ना, ऑल स्लाइटली सोलूबल, ये तमाम के तमाम स्लाइटली सोलूबल है, मुकम्मल तौर पे कोई हल नहीं है और इनसोलूबल भी नहीं है, तमाम स्लाइटली सोलूबल है। लेकिन ऊपर वाले ज़्यादा सोलूबल होंगे थोड़े से, नीचे वालों के मुकाबले में नीचे वाले लेस सोलूबल होंगे थोड़े से। ये आपस में कंपैरिजन की बात हम कह रहे हैं, कंपैरिजन के हिसाब से ऊपर वाले ज़्यादा सोलूबल होंगे, नीचे वाले कम सोलूबल होंगे, लेकिन तमाम स्लाइटली सोलूबल तो है ही ना तमाम। तो कंपैरिजन में ये वाला मोर सोलूबल, ये वाला लेस सोलूबल। तो इनका आप ऐसे नहीं बना सकते कि इनसोलूबल सोलूबल जैसे हमने इनमें बनाया था इनमें बनाया था, क्योंकि ये तमाम स्लाइटली सोलूबल है, मैंने पहले बता दिया। तो ये हमेशा कंपैरिजन में बात आएगी विच इज़ मोर सोलूबल, तो ये कंपैरिजन में नीचे वाला कम सोलूबल, ऊपर वाला ज़्यादा सोलूबल, आपने इसे ऐसे याद करना है। ऑल डीकम्पोज, ये तमाम डीकम्पोज भी हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कैल्शियम कार्बोनेट को ही ले लें, तो कैल्शियम कार्बोनेट को जैसे ही आप गर्म करते हैं ये डीकम्पोज हो जाता है, इससे कैल्शियम ऑक्साइड बनता है और CO2, तो ये तमाम इसी अंदाज में डिकम्पोज हो जाते हैं। लेकिन वही बात, ऊपर वाला मोर सोलूबल जो है वो इजीली डिकम्पोज होगा, आसानी से टूटेगा भी, और जो लेस सोलूबल है डिफ़िकल्ट टू डिकम्पोज, उसे डिकम्पोज करना मुश्किल है। ऊपर वाले को डिकम्पोज करना आसान क्यों है, क्योंकि वही बात साइज़ का फ़र्क है। ऊपर वाला छोटे साइज़ का होता है केटाइन, और कार्बोनेट तो बड़े साइज़ का है ना, तो इनमें पैकिंग मजबूत नहीं है बेरिलियम कार्बोनेट में, इसलिए ये बेरिलियम ऑक्साइड बना देता है ताकि केटाइन और एनाइन का साइज बराबर हो जाए और पैकिंग मजबूत हो जाए। तो BeCO3 में पैकिंग मजबूत नहीं थी, लेकिन जैसे आप नीचे गए बेरियम कार्बोनेट में, बेरियम भी बड़े साइज का और कार्बोनेट भी बड़े साइज का, इनमें पैकिंग मजबूत है, इसलिए आसानी से नहीं टूटते। डिकम्पोज जरूर हो जाते हैं लेकिन डिफिकल्टली डिकम्पोज होते हैं। तो मैं कार्बोनेट की दोबारा समरी बयान कर रहा हूँ, जो मैंने आपको सिखाया क्या, ये तमाम स्लाइटली सोलूबल है, लेकिन ऊपर वाले थोड़े ज़्यादा हल होंगे नीचे वालों के मुकाबले में। तमाम डिकम्पोज हो जाते हैं लेकिन ऊपर वाले आसानी से डिकम्पोज होंगे नीचे वालों के मुकाबले में। तो सोलिबिलिटी और डिकम्पोजिशन का ट्रेंड एक जैसा है, ऊपर वाले मोर और नीचे वाले लेस। इसके बाद है जी सल्फेट। सल्फेट भी मैंने आपको जैसे सिखाया, सोलिबिलिटी डिक्रीज डाउन द ग्रुप, इनकी सोलिबिलिटी भी डाउन द ग्रुप कम होगी, लेकिन इसका वो ट्रेंड ऐसे ही जैसे ये हमने ऐसे याद किया था। ऊपर वाले पहले दो सोलूबल हैं, दरमियान वाला कैल्शियम सल्फेट स्लाइटली सोलूबल है और नीचे वाले दो इनसोलूबल है। तो ये आपको ऐसे पेयरिंग में याद रहेगा, टोटल 5 है, पहले दो सोलूबल, आखिरी दो इनसोलूबल, दरमियान वाला स्लाइटली सोलूबल। ठीक है स्टूडेंट, जहाँ तक नाइट्रेट की बात है तो इसे याद करना नहायत ही आसान है, क्योंकि नाइट्रेट तमाम ही सोलूबल होते हैं, तो इसमें कोई ट्रेंड नहीं बनेगा कि ऊपर वाला ज़्यादा या नीचे वाला कम, ये सारे सोलूबल हो जाते हैं। स्टूडेंट ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड का दोबारा कंपैरिजन करते हैं। मैंने यहाँ पे ऑक्साइड लिखे हैं, ये अल्कली मेटल्स के तमाम, और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल्स के तमाम। ऐसे ही मैंने हाइड्रोक्साइड लिखे हैं, ये अल्कली मेटल के तमाम, और ये अल्कलाइन अर्थ मेटल के तमाम हाइड्रोक्साइड लिख दिए। क्योंकि ये बेसिक होते हैं तो इनका बेसिक करैक्टर का कंपैरिजन नहायत ही ज़रूरी है। डाउन द ग्रुप हमने डिस्कस कर लिया है, सोलिबिलिटी भी बढ़ती है और बेसिक करैक्टर भी बढ़ता है। ठीक है, डाउन द ग्रुप ये इंक्रीज़ होता है ऑक्साइड का भी, और यही ट्रेंड है हाइड्रोक्साइड का भी, इंक्रीज़। तो हमने ये डिस्कस कर लिया था कि नीचे वाला ऑक्साइड ये वाला स्ट्रॉन्ग बेस होगा, ये वाले वीक बेस हो जाएंगे। यही अल्कलाइन अर्थ मेटल में नीचे वाले स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, ऊपर वाले वीक बेस होंगे। लेकिन अगर कभी ये कंपैरिजन इन दोनों के दरमियान आ जाए कि लिथियम के मुकाबले में बेरिलियम बताएं, या सोडियम के मुकाबले में मैग्नीशियम बताएं, KO2 के मुकाबले में CaO बताएं, या Rb2O के मुकाबले में SrO बताएं, फिर आपने क्या करना है, तो डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है इनकी सोलिबिलिटी या बेसिक करैक्टर, और अलोंग अ पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ये डिक्रीज होता है, तो ये डिक्रीज हो जाएगा। इसका मतलब है कि आप ये ऐसे ट्रेंड बना सकते हैं कि ये वाले स्ट्रॉन्ग बेस हैं इन वालों के मुकाबले में, ठीक है, या ये वाले ज़्यादा हल होंगे इन वालों के मुकाबले में। ठीक है, तो ये मैंने आपको दोनों का ट्रेंड सिखा दिया कंपैरिजन में, और डाउन द ग्रुप हमने पहले भी सीख लिया था। यही हाइड्रोक्साइड में भी यही काम होता है।
डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है इनका भी और इनका भी, बेसिक कैरेक्टर या सोलबिलिटी, और यहाँ से यहाँ पे ये डिक्रीज होता है। इसका मतलब है ये वाले ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस हैं इनके मुकाबले में, और ये वाले ज़्यादा सोलबल होंगे इनके मुकाबले में, ठीक है, इस लिहाज से याद रखिएगा। बेरिलियम ऑक्साइड का एक एक्सेप्शनल बिहेवियर है कि ये एम्फोटेरिक है, बाकी तो तमाम हमने देखा ये बेस ही होते हैं, तो बेरिलियम ऑक्साइड एम्फोटेरिक होता है। एम्फोटेरिक वो स्पीशी होती है जो एसिड बेस दोनों के साथ मिल सकती है, तो बेरिलियम हाइड्रोक्साइड H2SO4 के साथ मिलकर BeSO4 भी बनाता है, वाटर भी, यहाँ पे ये बेस का रोल अदा कर रहा है, और यही बेरिलियम ऑक्साइड NaOH के साथ मिलकर Na2BeO2 बनाता है और वाटर सोडियम बेरिलेट बनाता है, सॉल्ट है। यहाँ पे BeO एसिड का रोल अदा करे, तो ऐसा केमिकल जो एसिड बेस दोनों का रोल अदा करते हैं वो एम्फोटेरिक कहलाता है। खासकर हाइड्रोक्साइड में दो हाइड्रोक्साइड का खासकर जिक्र किया गया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का वाटर में जो सैचुरेटेड सोल्यूशन होता है इसे लाइम वाटर कहा जाता है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट है। कार्बन डाइऑक्साइड का जो जब लाइम वाटर से गुजारा जाता है तो लाइम वाटर को मिल्की कर देती है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का वाटर के साथ जो सस्पेंशन होता है ये मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहलाता है, और ये स्टोमक की एसिडिटी की ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। ये जो हाइड्रोक्साइड होते हैं ना, हमने पढ़ा अल्कली मेटल के हाइड्रोक्साइड तमाम स्टेबल है लिथियम हाइड्रोक्साइड के अलावा, हमने इसकी इक्वेशन भी देखी थी, लेकिन जो अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड है ये डिकम्पोज हो जाते हैं। जैसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, इसे कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, इसे मैग्नीशियम ऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। तो अल्कलाइन अर्थ मेटल के हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज हो जाएंगे, और अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड स्टेबल हैं, इसके अलावा ये डिकम्पोज हो जाता है। स्टूडेंट, इनके कुछ फेमस केमिकल का जिक्र हम कर रहे हैं, तो सल्फेट में ना अल्कलाइन अर्थ मेटल का सबसे फेमस ना कैल्शियम सल्फेट है। ये नेचुरल जिप्सम की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, कैल्शियम सल्फेट टू वाटर। तो जब आप इस जिप्सम को 100 डिग्री से ऊपर के टेम्परेचर पे गर्म करते हैं तो ये 3/4 75% वाटर लूज कर जाता है। देखें हमने 2 जिप्सम लिए हैं, टोटल वाटर मॉलिक्यूल 4 हैं, तो इसने 3 वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से वेपोरेट कर दिए 75% और 1 वाटर अपने साथ रखा। कैल्शियम सल्फेट यहाँ 2 थे, कैल्शियम सल्फेट 2 ही है, वाटर 1 रह गया। तो ये जो नया केमिकल बना है इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है। ये वाइट पाउडर होता है। ये प्लास्टर ऑफ पेरिस मेडिकल की फील्ड में इस्तेमाल होता है बैंडेजेस बनाने के लिए। इसी तरह ये जो नाइट्रेट है, नाइट्रेट तो तमाम सोलबल होते हैं, लेकिन नाइट्रेट ना डिकम्पोज किया करते हैं हीटिंग पे। जैसे मैग्नीशियम नाइट्रेट है, कैल्शियम नाइट्रेट है, तो इसे मैग्नीशियम का ऑक्साइड बन जाएगा, 4NO2 बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। कैल्शियम नाइट्रेट की डिकम्पोजिशन से कैल्शियम की ऑक्साइड 4NO2 और ऑक्सीजन बन जाया करती है।